बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खिताब किया है और कहा जा रहा था, बहुत सारी क़यास आराइयाँ जो हैं वो हो रही थी कि जंग से निकलने का ऐलान करेंगे, अपनी फ़तह का ऐलान करेंगे, मगर इस खिताब के बाद और ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ना सिर्फ उन्होंने जंग जारी रखने की बात की है, बल्कि ना फ़तह का ऐलान किया और ना ही अपनी शिकस्त तस्लीम की, जो कि वो नहीं कर सकते थे। उनके ख़िताब की जो मुख्तलिफ इस वक्त तक तज्ज़िये या तबसरे हो रहे हैं, उसके मुताबिक वो 5 मकासद जिसके लिए उन्होंने इस जंग का आगाज़ किया था, वो पाँचों मकासद जो हैं आज की इस तकरीर के बाद जो है वो लगता है उसमें से एक भी उन्होंने हासिल नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रही, जितने भी बड़े बड़े तबसरा निगार, तज्ज़िया निगार हैं, वो यही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और 5 मकासद कौन से थे? ईरान के अंदर रजीम चेंज, न्यूक्लियर प्रोग्राम का ख़ात्मा, मिसाइल प्रोग्राम का ख़ात्मा, इसी तरह से उनकी जो तमाम कैपेबिलिटीज़ थी दिफाई, उसको ख़त्म करना था। फिर ये वो तमाम मकासद थे जिनको कि उन्होंने हासिल करना था। मगर एंड ऑफ द डे आबनाए हुर्मुज़ से लेके रजीम चेंज तक, या रजीम चेंज से लेके आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने तक एक भी मकसद जो है वो पूरा नहीं हुआ। कल जेडी वैंस ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत गुस्से में है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको वाइंड अप किया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनके गुस्से का इजहार जो था वो उनकी इस तकरीर में डेस्परेशन की सूरत नज़र आ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को स्टोन एज में, पत्थरों के दौर में वापस भेज देंगे। अब उनकी जो तकरीर है ये क्या मानी रखती है पाकिस्तान की मईशत? कल आज उनकी तकरीर के बाद देखा आपने कि एशिया की सारी मंडियाँ जो है वो मंदी का इजहार कर रही हैं। तमाम जो दुनिया की मईशत है वो डूबती हुई नज़र आ रही है। तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। मज़ीद अगर 2-3 हफ्ते ये जंग जैसे कि वो कह रहे हैं कि जारी रही तो क्या होगा? दिफाई एतबार से क्या वो ज़मीनी जंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका इजहार भी वो कर रहे हैं, जिसके इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं? और अगर वो ज़मीनी जंग शुरू करते हैं तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? क्या वो वाकई ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोई एटमी हमला भी हो सकता है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। चीन और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का किरदार है वो क्या हो सकता है? ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिटायर्ड जनाब जावेद इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे पास मौजूद है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ होंगे जनाब यूसुफ नज़र साहब, पाकिस्तान की और इंटरनेशनल जो मईशत है उसके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त तबसरा पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद हसन अल अराबी, जो कि अगेन एक बड़ा नाम है और आप उनको सुनते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जनरल जाहिद साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्पीच थी, इसमें जंग जारी रखने का ऐलान भी है, डेस्परेशन भी है, फ़तह का ऐलान भी उन्होंने नहीं किया, शिकस्त भी ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी तस्लीम नहीं की। वो किससे मुखातिब थे, अपनी आवाम से या फिर दुनिया से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अस्मा फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल में मोस्टली वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को उन्होंने खिताब किया है। मिड टर्म अराउंड, और जो डोमेस्टिक प्रेशर और जिस तरीके से रेटिंग नीचे जा रही है उनकी प्रेसिडेंशियल उसमें, वो उनका अलार्मिंग है। और पिछली दफ़ा भी इनकी इसी तरह नीचे गई थी इनकी रेटिंग, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत स्पीड में नीचे जा रहे हैं। उनको थोड़ा सा हीट फील हुई है डोमेस्टिक ऑडियंस से, तो उनको वो रीज़न बता रहे हैं ऑफ दिस वॉर। बार बार उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए वजह से कि अवाम जो अमेरिका की है, दे आर नॉट बाइंग फॉर गोइंग इनटू दिस वॉर। और फिर सारी दुनिया ने, नेटो जब उनसे अलग हुई तो आधे से ज़्यादा अमेरिका का तो कॉन्फिडेंस वैसे ही शैटर हो गया कि वो इस वॉर को जस्ट नहीं समझते थे और कोई एमिनेंट ऐसे थ्रेट नहीं था। और फिर जो थ्रेटनिंग टोन्स इस्तेमाल की गई, स्टिक एंड कैरेट, आई मीन जिस तरीके से रॉयल हाइनेस को फिर इन्होंने एम्बेरस किया, बार बार कर रहे हैं, कंफ्यूज तो हैं ही हैं। उसकी वजह स्ट्रेटजी नहीं नज़र आ रही आवाम को भी, और लोग स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को भी स्ट्रेटजी नजर, और स्ट्रेटेजिक एब्सेंशिया इसलिए है आसमा कि यहाँ पर ये वेंजेंस के ऊपर 40-47 साल का वो जिक्र करते हैं कि बिल्ट अप हुई है ये नफरत। और जो भी लीडरशिप, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, जो लीडरशिप, स्ट्रेटजी, फॉरवर्ड लुकिंग
नाम है, आगे देखने का नाम है, ठीक सॉल्यूशंस की तरफ जाने का। बैक व्यू मिरर में देख के जब आप गाड़ी चलाएंगे और वेंजर्स के ऊपर बेस करेंगे तो स्ट्रेटजी का एब्सेंशिया हो जाता है, तो आपका स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट खराब हो जाता है, फिर आपके साथ वॉर एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। ये कमी मुझे नजर आ रही है कि गुस्सा ज्यादा है इस एप्लीकेशन में, और अवामिल है, इजराइल एक वो है, उसकी एप्लीकेशन है। इट इज नॉट अ वॉर फॉर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ और अमेरिका। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिका भी फंस चुका है? देखिए ऑफ कोर्स फंस चुका है ना, नेटो उनका इतना बड़ा अलाई था, अच्छा वो लीवरेज था उनका, उसके साथ वो बहुत सी पॉलिसीज चलाते थे, उनकी इकोनॉमिक लीवरेजेस थी, वो कम हो रही। फिर आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि मेरे ने तो तेल नहीं लेना, ये तो तुम लोगों ने तेल लेना है, तो हर एक को आप कह रहे हैं कि दिस इज वॉर फॉर यू, लेकिन वो उसके बावजूद आपके साथ नहीं आना जा रहा। फिर जो वर्ल्ड लीडर्स की पिछले 48-72 घंटों में स्पीचेस हुई हैं, स्ट्रेमर की है, डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स ने, तो ऑलरेडी एक माहौल ही उस कॉन्टेक्स्ट में स्पोर्ट का नहीं था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। वॉर अलग चीज है, उस पर कमेंट्री की जा सकती है, बट उनकी स्ट्रेटजी को अप्रूवल नहीं मिल रही, तो उसी कंफ्यूजन में वो अपने लोग भी कैसे, अभी जेडी वैंस पे भी एक बर्डन डाल दिया उन्होंने, ही इज ऑलरेडी अ फ्यूचर कैंडिडेट, उसको उन पे बर्डन डाल दिया है। तो फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक सब स्ट्रेस में है प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी वजह से। एक कंफ्यूज्ड वॉर स्पीच थी, बट प्राइमरीली इट वाज कंफ्यूज्ड इन अ वे कि कुछ स्ट्रेटजी उन्होंने क्लियर बताई नहीं, कोई थी नहीं उनके पास, तो वो बताते क्या, बट होम ऑडियंस। अच्छा जावेद साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब ये जंग शुरू हुई उसके साथ ही ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को जो है वो बंद कर दिया, जो गुजरगाह है, और अब पूरी जंग इसके ऊपर है कि ये खुलेगी तो जो भी इसको खुलवा लिया तो फतह होगी, नहीं खुलवाया तो शिकस्त होगी। आप कैसे इसको एनालाइज करते हैं? और ख़ास करके जो स्पीच है उसके अंदर भी आप देखिए, कभी प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि इसको हमारा ताल्लुक ही नहीं इससे, कभी वो कहते हैं कि जी हम इसको खुलवा के दम लेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज नज़र आई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान में, और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो अपना हुर्मुज़ तो ऑब्जेक्टिव था ही नहीं जंग का, वो तो जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे वो पता ही है हमें कि रिजीम चेंज और बैलिस्टिक मिसाइल और नेवी का खात्मा, ये सारा। तो ये एक उनका रिग्रेशन है कि उनका जो एम था वो जंग में सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम जो है वो जंग का सबसे पहला और सबसे मोतबर असूल माना जाता है कि आप अपने असूल को, एक एम को, जो मकसद है उसको बहुत डेलिब्रेशन के बाद सेलेक्ट करें, फिर पूरी एनर्जीज, पूरी तवानाई और तमाम रिसोर्सेज की हासिल करने पे लगा दें। क्योंकि अगर आप अपने मकसद से पीछे हट रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी और आप जो है वो फिर आपके पास जंग का कंट्रोल आपने दुश्मन के हाथ में दे दिया। तो 33 दिन गुजरने के बाद उनकी दो जो जहाज आए थे बहरी बेड़े, वो तो वहां से रवाना हो चुके हैं, मरम्मत हो रहे हैं वो, बल्कि बिल्कुल अब नया बहरी बेड़ा जो है वो पहुंच रहा है या पहुंच चुका है। जी तो, जॉर्ज बुश इन ट्रांजिट जी, तो आपको क्या लगता है कि ये आबनाए हुर्मुज़ खुलवाया जा सकता है? अमेरिकन जो नेवी है वो खुलवा सकती है? नहीं, अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए इस तरह की जंग में जो ऑलमोस्ट रीजनल वॉर तो है बट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ग्लोबल वॉर है, इसके अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी कोalition बिल्डिंग है कि आपके साथ कितने इत्तेहादी मौजूद हैं। इस जंग में हमें डे वन से नज़र आया कि कोई भी उनके इत्तेहादी मुल्क जो उनके ट्रेडिशनल एलाइज थे, यूके है, यूरोप में नेटो है, उन्होंने बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप का साथ नहीं दिया। और अमेरिकी बहरिया जो है उसको खुद रिस्क का अंदाज़ा है कि इस वक्त भी वो इतनी बमबारी करने के बावजूद भी ईरान की जो ताकत है जो आबनाए हुर्मुज़ को इस वक्त कंट्रोल कर रही है, वो जो एक तंग सी घाटी है, दर्रा है, जो एक तंग सा आबी गुजरगाह है, वहाँ पे वो उनकी जो छोटी कश्तियाँ हैं वो किसी भी जहाज़ को उस वक्त, तजारती जहाज़ को बिल्कुल नहीं गुजरने दे सकती, और वो बहरी जंगी जहाज़ों के लिए भी बहुत बड़ा एक ख़तरा साबित हो सकती हैं। ईरान इराक की जो जंग थी, टैंकर वॉर, उसमें हमने देखा कि जब अमेरिकी बहरिया के शिप भी यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे तो एक इराक ने माइन कर दिया था बसरा के आसपास का इलाका, तो उसमें एक अमेरिकी बहरी जंगी जहाज़ को बड़ा शदीद नुकसान पहुँचा और उनकी कैजुअलिटीज़ हुई। तो ये बहुत उनको इस थ्रेट का बखूबी अंदाज़ा है और इसी वजह से ही वो उनके मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं कि हम अभी आके क्लियर कर देंगे। फिर उन्होंने नेटो से रिक्वेस्ट की, फिर इवन के वो चीन जो है, चीन से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उनकी बेबसी नज़र आ रही है इस मामले में। तो कैसे खुलवा सकते हैं आबनाए हुर्मुज़? उनको क्या स्ट्रेटजी वो इख्तियार कर सकते हैं आप? मेरे ख्याल में जब तक के ग्राउंड ऑफेंसिव ना हो और जो स्ट्रेट्स का जो हिस्सा है, जो कोस्ट साहिल समुंदर है कि जो ईरान के पास है, उसके ऊपर वो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड ना लेके आएँ और मेंटेन रखें कम से कम महीना 2 महीना, उस वक्त तक ये आबनाए हुर्मुज़ जो है वो कभी नहीं खुलवा सकेंगे, बल्कि वो भी शायद बहुत मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और खुदा न ख्वास्ता इस दौरान अगर कोई बहरी जहाज़ जो है वो डूब जाता है आबनाए हुर्मुज़ में, फिर तो वो रास्ता मुस्तकिल बंद हो जाएगा तकरीबन, आप समझें कि 1 साल के लिए,
क्योंकि उस जहाज़ को फिर काट के निकालना पड़ेगा और फिर उसको खोलना पड़ेगा। ये बहुत ही रिस्की एक ऑपरेशन है, इसी वजह से हमने देखा कि वो बिल्कुल अभी इसकी तरफ कोई तो अब बूट्स ऑन ग्राउंड की बात इसीलिए कर रहे हैं। वो मैं इस पे जनरल साहब से पूछूंगी, मगर यूसुफ नज़र साहब आपके पास आऊँ अगर, तो पिछले 33-34 दिन की जो जंग है, आपको क्या लगता है दुनिया की मईशत कहाँ पे खड़ी है? फिर बाद में हम पाकिस्तान पे भी आते हैं, लेकिन इस वक्त क्या आपको लगता है कि मौशी एतबार से किसका अपर हैंड है? ऑफ कोर्स लग तो इस वक्त यही रहा है कि ईरान जो चाहता था, जो उसकी स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर अमेरिका और पूरी दुनिया जो है ट्रैप हो चुकी है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? शुक्रिया बसमा। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की, तो 80-90% जो शिपमेंट्स जो हैं वो डाउन हैं। सऊदी अरब ने कोशिश की है कि वो अपनी जो ऑयल पाइपलाइन है, जो फिर ऑयल जो है रेड सी से ले जाती है, उसमें उसकी कैपेसिटी में इजाफा करें, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपमेंट्स जाते हैं वो उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर सके। बामुश्किल में भी 40% कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा जो उसका इम्पैक्ट है वो है एलएनजी पे है। कतर जो सप्लाई करता है, तकरीबन दुनिया की जो सप्लाईज हैं 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती हैं। तो गैस का भी, हम ऑयल की बात तो करते हैं, गैस का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो नतीजतन जो ऑयल प्राइस है वो रफली 50-60% जो इस जंग के शुरू होने से पहले लेवल था उससे बढ़ चुकी हैं। अमेरिकन स्टॉक मार्केट में तकरीबन कोई एवरेज आई वुड से $5 ट्रिलियन जो है का लॉसेस हुए हैं। लेकिन उससे भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टॉक मार्केट पे तो हेडलाइंस में आती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो मार्केट में उनमें इजाफा हुआ है। और जब इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा होता है तो फिर जो मॉर्टगेज रेट्स हैं जिससे अमेरिकन पब्लिक अपने हाउसिंग को, अपने घरों को फाइनेंस करती है, उनमें भी इजाफा होता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ा वरीसम होना चाहिए। अभी तक तो कोई इतना ज्यादा कोई ह्यूज डेवलपमेंट नहीं हुआ है अमेरिकन मार्केट्स में, लेकिन ट्रेंड बहुत नेगेटिव है। यूरोप की उनको कोई खास परवाह नहीं है, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रखता है तो ना सिर्फ अमेरिकन स्टॉक मार्केट बल्कि जो उनकी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो उनको हर्ट करेगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं ये चाहते रहे हैं कि वो अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको फेडरल रिजर्व कम करे, लेकिन अब कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अब रिस्क ज्यादा ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। ये जो क्रिटिकल फैक्टर है, अब देखना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस हद तक इसको टॉलरेट करते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए कि जैसा कि अभी कहा गया कि उनकी मकबूलियत तो यकीनन जो है बड़ी सिवियरली हिट हुई है और इलेक्शन भी जो है नवंबर में आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो इंटरेस्ट रेट्स के और बढ़ना अफोर्ड कर सकें। इसी वजह से जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो जाहिर है। मैं नहीं समझता कि जो ईरान का एक मिलिट्री सेंस में जो है वो उनको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, इसलिए कि वो तो ये कहते हैं और इसमें यूसुफ साहब बिल्कुल एक तरफ तो वो नुकसान उनका है, दूसरी तरफ मैं पढ़ रही थी कि ये हैरानकुन है कि ईरान जो है वो उसकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, डिस्ट्रक्शन तो हो ही रही है मगर इकॉनमी उनकी बेहतर हो रही है। उसके ऊपर ज़रा बताइए कि क्या तेल उनका ज़्यादा बिक रहा है और 18.2 बिलियन। जी, बात यह है कि ईरान का जो तेल जा रहा था उसका ज़्यादातर जो सबसे बड़ा खरीदार था वो चाइना था। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि उनको जो चाइना की शिपमेंट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है और एट अ हायर प्राइस। तो इसका मतलब ये कि जो कैश जो उनके पास आ रहा है वो उससे ज्यादा है जो जंग से पहले था। इस वजह से उनको जो कैपेसिटी है जंग जारी रखने की वो बढ़ गई है, इसलिए कि गैस में तो वो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कि दुनिया के बहुत बड़े जखायर, एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है गैस रिजर्व ईरान में है। तो उसकी कैपेसिटी जो है वो बेहतर हुई है इस वजह से कि ईरान उनका चाइना उनका सबसे बड़ा बायर है और चूंकि उन्होंने चाइना को सप्लाईज तो जारी रखी है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ईरान, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी इकोनॉमी ओवरऑल बेहतर हुई है, इसलिए कि नुकसानात भी बहुत हुए हैं रियलिस्टिकली,
लेकिन जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता था कैश ऑयल के एक्सपोर्ट से, वो यकीनन ये रिपोर्ट्स हैं कि उसमें इजाफा हुआ है। तो ये एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। और उसके कंट्रास्ट का एक और ये है कि जो गल्फ जो मार्केट्स हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और जी। दूसरे जो कंट्रीज हैं, उनकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं और जो बैंकिंग मार्केट्स हैं वो इस विजिबली बहुत मुतासिर हुई हैं इस वजह से। ईरान में तो खैर उनका तो दारोमदार जो है स्टॉक मार्केट पे या बैरूनी दुनिया पे इतना नहीं रहा है ठीक सैंक्शंस बात की है। वजह से। तो लेकिन जो ईरान को तवक्को थी कि जो गल्फ कंट्रीज जो हैं अच्छा, जी। इकोनॉमिक लॉसेस सफर करने के बाद अमेरिका पे प्रेशर डालेंगी, तो इस वक्त तो ये लगता है कि सदर ट्रंप को किसी के प्रेशर की ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन उनको यकीनन बहुत फिक्र है कि अमेरिका के अवाम, खास तौर पे उनके वोटर्स, उनकी स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं। और वो मेरे ख्याल उसमें से उनको अभी यही मैं एक देख रही थी सारे अहमद, उनके जितने भी, जो अभी यूसुफ साहब ने कहा, जितने बड़े बड़े अखबारात हैं वो सब के सब कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा उसके बिल्कुल उलट उनकी स्ट्रैटेजी है और वो कोई एक भी गोल अचीव नहीं कर सके जो कि उन्होंने कहा था कि इस हमले के बाद वो कर सकते हैं। तो आप कैसे देखते हैं 33वें 34वें दिन इस जंग को, और आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अपनी जो लोकल ऑडियंस है उसको मुतमईन करना कितना मुश्किल होगा जबकि मिड टर्म भी बिल्कुल सर पे है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, दो डोमेन्स के अंदर हम इस जंग को देख सकते हैं। इसका रीजनल एस्पेक्ट जो है वो आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को पिछले 20 साल से डिमोनाइज करते चले आ रहे थे। इनकी जो कैलकुलेशन थी कि हम जब ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, सुप्रीम लीडर शहीद होंगे, डिकैपिटेशन होगी, तो उसके बाद पूरे अमेरिका के अंदर एक तो जश्न मनाया जाएगा और इवन ईरान के अंदर भी जश्न मनाया जाएगा। लेकिन वो एक ग्रेव मिसकैलकुलेशन साबित हुई। आपने जैसे खुद बताया कि पॉपुलैरिटी 33% है। 82% अमेरिकन जो हैं वो चाहते ही नहीं है कि ये अमेरिका और ईरान जो है ये जंग करें, अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करे। इसके साथ साथ अमेरिका की एक हिस्टोरिकल इवेंट है बहुत बड़ा, जिसको अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है, जो कि अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बेंचमार्क के तौर पे उसको देखा जाता है। उस सिविल वॉर के दौरान भी 80 से 90 लाख यानी 8 to 9 मिलियन लोग सड़कों के ऊपर नहीं निकले जितने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पे निकले। आप सिर्फ इसकी ग्रेविटी को इमेजिन करें कि आपका मुल्क जो है वो एक और मुल्क के साथ जंग कर रहा है और आपके कैपिटल्स के अंदर जो है इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस तरह के सिमिलर प्रोटेस्ट सोवियत यूनियन के खिलाफ भी हुए थे जब वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे, हिटलर के खिलाफ भी हुए थे। इस तरह के सिमिलर प्रोटेस्ट उसकी बुनियाद रखी गई थी जब वो एक्सपेंशनिज्म की तरफ, यानी वो बाहर जाके मुल्कों में जंगें लड़ा था। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उनके घर के अंदर जो पॉपुलैरिटी गिर रही है और उस पॉपुलैरिटी को फिर इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस की वजह से उस पॉपुलैरिटी के गिरने को ट्रांसलेट किया जा रहा है सड़कों के ऊपर एहतजाजों की शक्ल में। एक आप मिनेसोटा के अंदर आपने देखा बर्नी सैंडर्स लीड कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर रॉबर्ट डेनेरो जैसे जो लोग हैं वो इसको इन प्रोटेस्ट को डील कर रहे हैं। सो इस वक्त ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्रिएट होती चली जा रही है। आमतौर पे अमेरिका में ऐसा ही होता है कि पहले 1-2 साल, 2.5 साल जब तक मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होते तब तक जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है उसके पास फ्री हैंड होता है और फिर उसके बाद जब कांग्रेस या आगे पीछे जो चेंजेस आती हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर और इलेक्टोरल एनवायरनमेंट के अंदर, तो फिर वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर ही जो प्रेसिडेंट है वो बॉक डाउन हो जाता है और उसकी बाहर की तरफ जो जंगे कर रहा होता है उससे तवज्जो हट जाती है। सो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त जो अभी भी जो उनकी आज की भी स्पीच थी, दैट वाज आल्सो प्राइमरीली उनकी अपनी इंटरनल ऑडियंस के लिए थी और वो जो इंटरनल ऑडियंस इस वक्त प्रेशर जनरेट कर रही है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो चुका है ऑलरेडी और आगे मजीद प्रॉब्लमैटिक होगा। एंड आई थिंक वो जो प्रेशर है वो डिसाइड करेगा कि आगे अमेरिका अगले 1 से 1.5 हफ्ते में क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करता है ईरान को लेके। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जैसा अब जैसे कि आज वॉशिंगटन पोस्ट ने भी रिपोर्ट किया है, उनकी एक बड़ी एक खौफनाक उनकी स्टोरी है कि यूरेनियम जो अफसूदा है उसको उसके हुसूल के लिए ज़मीनी हमला जो है वो किया जा सकता है। एक तरफ वो खार्क जजीरे पर उतरने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूरेनियम को हासिल करने की। तो आप कैसे देखते हैं, ये आसान होगा अमेरिका के लिए और पॉसिबिलिटी कितनी है? क्या डराने के लिए है या वाकई ऐसा होगा? देखिए, विद प्रेसिडेंट ट्रंप तो किसी चीज़ की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो कुछ कर सकते हैं, बट उन्हें इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी रिस्की गैम्बल जी। प्रेसिडेंट ट्रंप को 3 चीज़ों पे डिसीजन लेना होगा और वो चीज़ें गैम्बल मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि इज़ ही रेडी फॉर दी जो ब्लड की कॉस्ट आनी है वहाँ पे अगर अमेरिकन बॉडीज़ जाती है, दैट कॉस्ट ऑफ ब्लड, फिर टाइम, आप जब बूट्स ऑन ग्राउंड का ये नहीं है कि वो 4 दिनों में, वेनेजुएला तो है नहीं कि आपने प्रेसिडेंट उठाना और लेके चला जाना, बिल्कुल, या वहाँ से कोई आपने एक चीज़ उठानी और आपके
ट्रुप्स आएंगे तो टाइम फिर इन टर्म्स ऑफ वियतनाम आपके सामने है, अफगानिस्तान आपके सामने है, ईरान है अपोजिशन में, उनके इंडिविजुअल्स दे आर वेटिंग, एंड थर्डली इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस। इज ही रेडी कि हो सकता है, देखे ना, ये तो अभी वो उसका प्लान है, एंड द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ द स्ट्रेटजी इज ऑलवेज द प्लान इन इटसेल्फ। तो अगर वो फर्ज करे उल्टा हो जाता है तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूएस आर्म फोर्स, और ये वो क्रेडिबिलिटी है जिसके साथ गल्फ का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस वक्त जुड़ा हुआ कि ये वो मुल्क है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, और उसके साथ, और इस पे अलग बात हो सकती है कि ईरान की इस जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या व्हाटएवर, वो अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे लोगों की क्रेडिबिलिटी, नेटो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है, नेटो को ये धमकियां दे रहे हैं कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, और यहां पे अगर क्रेडिबिलिटी उसकी जाती है तो नेटो कहेगी जी आपके बगैर नहीं है तो आपने वहां पे क्या कर लिया। तो इट्स अ ह्यूज मिलिट्रीज जो है ना, वो उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई डोंट थिंक सो कि मिलिट्री इनपुट ऐसी आएगी वहां से कि बूट्स ऑन ग्राउंड किया जाए, और बूट्स ऑन ग्राउंड ये तब भी करेंगे जब 100% ये इंश्योर कर लेंगे कि देयर इज नो रेजिस्टेंस ओवर देयर। जब आप किसी की वॉर लड़ रहे हो तो अस्मा आप अंडर स्ट्रेस होते हैं, अब जाहिर है ये आपको ये इंप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट और इतना ज्यादा रासिख हो चुका है अमेरिका की सोसाइटी के अंदर कि ये जंग तो इजराइल की जंग है। जंग आप शुरू करते हैं किसी प्रोवोकेटिव एक्शन के ऊपर, आप अजम्पशंस पे या उस पे फ्यूचर थ्रेट पे नहीं करते। अब फ्यूचर थ्रेट, हम रोज इंडिया के खिलाफ जंग करते हैं, हमें तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, कभी राजनाथ बयान दे रहा है, कभी मोदी साहब, तो हम क्या अपना बम उठाएं और उनके ऊपर मारते हैं। कोई प्रोवोकेटिव एक्शन हो उसके ऊपर आपको फिर मॉरल्स, आप मोरालिटी, हाई मॉरल्स उसके साथ जाते हैं और वॉर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे चूंकि इस तरह कोई एक्शन हुआ नहीं ईरान की तरफ से, आपने फ्यूचर के एक सिनारियो पे जंग की है तो इट इज अंडर स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद ईरान के पास मजीद कार्ड्स भी हैं खेलने के लिए, और उसमें से एक बाबुल मंदब, जो आबनाए बाबुल मंदब है, वो भी है, ये जो हूतियों के पास है इस वक्त, और क्या अगर उसको कंट्रोल किया गया तो फिर यूरोप जो है, इसीलिए यूरोप बहुत मोहतात खेल रहा है इस वक्त इस पूरे मामले के अंदर। एक बहुत अहम मीटिंग जो है वो बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी कॉल की है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब वगैरह तो नहीं है, मगर एक बड़े पैमाने पर कोई 30 से 35 के करीब ममालिक हैं जिनको कि वो कह रहे हैं कि आप आएँ और ये आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की बात करें। तो ये जो ऑप्शन हूतियों के पास है या बाबुल मंदब को बंद करने का है, ये कितना अहम है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जावेद साहब, अब हम कार्ड्स की बात कर रहे थे कि ईरान के पास कौन से कार्ड्स और हैं अभी, यानी अगर ये ज़मीनी फ़ौज जाती है वहाँ पे, या फिर खार जजीरे को वो कब्ज़ा करने के लिए, यूरेनियम पे कब्ज़ा करने के लिए वो करते हैं, तो ऑप्शंस क्या बाबुल मंदब वाला ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है, और उसके क्या नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल। आप 1.5-2 साल पहले आपने देखा कि हूतियों ने बाबुल मंदब को ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, और बड़ी एक लंबी कैंपेन के बाद ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास इत्तेहादियों का ताउन मौजूद था, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी नुकसान उठाने के बावजूद, बेहद बमबारी के बाद फिर उन्होंने यमन को इस बात पे कायल किया, एक तरह से एक एग्रीमेंट लिया कि अब वो थ्रेटन नहीं करेगा। लेकिन इस जंग में अभी हमने देखा कि कुछ ही हफ्ते पहले यमन ने दोबारा एक इसराइल पे मिसाइल लॉन्च किए और थ्रेटन किया कि बाबुल मंदब को वो बंद करेगा। बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है, और ये एक तरह का एक ट्विन डायलेमा एक वो क्रिएट कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में तारीख़ से हमें सबक सीखना चाहिए कि 30 अप्रैल को ईरानी जो हैं वो खलीज फ़ारस का दिन मनाएंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज से 496 साल पहले ईरान ने पुर्तगीज़ी अम्पायर से आबनाए हुर्मुज़ का कब्ज़ा छुड़ाया था, बिकॉज़ इस 600 साल पहले पुर्तगीज़ अम्पायर इस इलाके पे काबिज़ थी। तो अब जैसे जैसे हम उस तारीख़ के करीब आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ईरानी कौम का रिजॉल्व और बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस वक्त भी ईरान की जो बहरी ताकत है वो इतनी मजबूत नहीं थी, और उस वक्त उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से वो कब्ज़ा छुड़ाया, और उन्होंने, क्योंकि बरतानवी अम्पायर और पुर्तगीज़ी अम्पायर के दरमियान एक मुआशी चपकलिश चल रही थी, तो इसमें भी मुझे लगता है कि इसको खुलवाने में चाइना एक रोल प्ले करेगा, लेकिन वो टुवर्ड्स द साइड ऑफ ईरान रहते हुए, कि वो ईरान की टर्म्स के ऊपर वो उसकी नॉर्मलाइजेशन जो ईरान ने अभी एक अपना एक
लॉ भी पास करने जा रहे हैं, वो उनकी एक कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, बट मजलिस और फिर गार्डियन काउंसिल और फिर प्रेसिडेंट ने अप्रूव करना है। ये एक न्यू नॉर्मल होगा। और मेरे टैक्स टोल लेने के ऊपर, जी टोल लेने के लिए, क्योंकि वो रूट उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है उसको, वो टेरिटोरियल वाटर से अभी रिवाइज रूट को वो गुजारेंगे। उसमें वो एक जस्टिफिकेशन पैदा कर रहे हैं कि टेरिटोरियल वाटर से तो जाहिर है किसी मुल्क की इजाज़त के बगैर और उसके कंसेंट के बगैर और उसकी अरेंजमेंट्स की पासदारी के बगैर नहीं गुजरा जा सकता। और प्रेसिडेंट भी मौजूद है, तो आपको लगता है नए रूट्स भी फिर इसमें आ सकते हैं सामने, जो कि जाहिर है कि जी बिल्कुल आबनाए हुर्मुज़ तो बंद है, कौन से नए रूट्स इसमें आ सकते हैं? नहीं, मैं आबनाए हुर्मुज़ के अंदर से ही, सेंटर ऑफ द चैनल के बजाय जो टुवर्ड्स ईरानी कोस्ट, जो अभी जो जहाज जो गुजार रहे हैं जिस तरह वो जी लारक आइलैंड के पास, कराची के ऊपर मैंने पूछना है आपसे भी। लेकिन यूसुफ साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर टोल लेना शुरू कर दिया, जो कि ऑलरेडी आज बल्कि मैं देख रही थी कि चाइना की स्टेटमेंट है कि ईरान के ऊपर जारियत हुई है तो उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया है। देखा जाए तो वो ईरान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। तो अगर ये चाइनीज़ करेंसी के अंदर टोल लेना शुरू हो गए तो कितना फ़ायदा होगा, और हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है इसके बाद? देखिए, वो अगर टोल ले भी लें तो मेरा नहीं इस ख्याल कि इससे कोई बहुत बड़ी चेंजेस आएगी अगर आप करेंसीज की बात करें। मेरे नुक्ते नज़र से ज़्यादा अहम बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर खुल भी जाए, देखिए हुआ क्या है, जो जो शिपिंग, जो बड़े बड़े जो कैरियर्स होते हैं जो ऑयल को कैरी करते हैं जी, उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई 4-5 गुना इजाफा हो चुका है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो डबल से ज्यादा हो चुका है। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि अगर फर्ज कीजिए जंग बंद भी हो जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है खुल भी जाती है, तो ये सारी जो रेट्स हैं ये एकदम नीचे उस लेवल पे नहीं आएंगे जहां ये पहले थे। इसमें काफी टाइम लगेगा, मार्केट से देखेंगी कि ये स्टेबल होता है मामला या नहीं। बॉटम लाइन ये है कि जो कॉस्ट है एनर्जी की, ऑयल की भी और गैस की भी, वो काफी अरसे तक काफी बुलंद सतह पे रह सकती है। इसलिए कॉस्ट में खाली जो बेसिक कॉस्ट है वो नहीं होती, उसमें ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, वो भी शामिल होती है। तो जो सबसे बड़ा जो दुनिया की मईशत को और ख़ास तौर पे जो एशिया और यूरोप को खतरा है वो इस फैक्टर से है। और इसको मैं नहीं समझता कि हम कोई बहुत आसानी इसका कोई हल है या इसको लाइटली कोई डिसमिस कर सकते हैं। ये बात डॉलर या युआन की नहीं है, बात दरअसल ये है कि पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो तवील अरसे तक डिस्टेबलाइज और बड़े टर्मोइल की कंडीशन में रह सकती है इन फैक्टर्स की वजह से। तो यूसुफ साहब, अभी जो तो जब ट्रंप साहब कह रहे हैं, सर अभी जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते और जंग जो है वो जारी रहेगी, एक तो बंद करना भी शायद अब उनके इख्तियार में है या नहीं, एक अलग कहानी है। क्या आपको लगता है कि 2-3 हफ्ते अगर ये जंग जारी रहती है तो दुनिया की मईशत का क्या होगा? फिर पाकिस्तान इस वक्त, आज प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया है कि हम सब्सिडी दे चुके हैं, इसके बाद तो हमारी सकत ही नहीं है, हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, पाकिस्तान और फिलीपींस और म्यांमार और लाओस मेरी मुराद उन ममालिक से जो माशी तौर पे इतने मजबूत नहीं है। सबसे ज़्यादा सफ़र तो इनको करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, इस वक्त हमारी हुकूमत ने जितनी वो कोशिश कर सकती है की है कि ऑयल प्राइसेस ना बढ़ाई जाएं, लेकिन जब इतने ऑयल प्राइसेस जो हैं इस हाई लेवल्स पे रहती हैं तो यकीनन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इसका यकीनन नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इस वक्त पूरे उसका एक और चीज भी है, जब एक चीज की जिस तरह की दुबई ऑयल प्राइस है वो बढ़ती है, तो जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है ब्रेंट बढ़ती है, तो फिर गैस की कीमतों में भी इजाफा होता है। तो ये एक बड़ा विशस साइकिल है। जब ये इजाफा होता है तो फिर जो बैंकिंग के जो क्रेडिट है वो मुतासर होता है, फिर इंटरेस्ट रेट मुतासर होते हैं। तो ये एक ऐसा, क्या कहना चाहिए, एक पेचीदा और बड़ा विशस साइकिल है जो जिसने पूरी दुनिया की मईशत को लपेट में ले चुका है। और अगर ये जंग बंद भी हो जाती है तो इसके असरात काफी अरसे तक रहेंगे। इसकी मिसाल हमारी जो बड़ी मिलती है वो 1973 की यौम कुफर वॉर है। जंग तो बंद हो गई थी, ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल हो गई थी, लेकिन उसके असरात का काफी बरसों तक दुनिया को सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान भी शदीद मुतासर हुआ था। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट था वो बमुश्किल 5-6% से 25% तक पहुंच गया था।
अगरचे के उस वक्त हमने अरब ममालिक का साथ दिया था और बड़े जोशो खरोश से दिया था। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे यकीनन मुझे तो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के लोगों पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। ट्रम्प साहब का जो होगा वो तो अमरीकी अवाम करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत का क्या होगा और उसका लोगों पे क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल अहमद, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है हम लेसन्स भी हमारे लिए हैं जो कि हमें लर्न करने चाहिए ईरान की इस वॉर से, और दूसरा हमें करना क्या है पॉलिटिकली। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने अपने भरपूर ताउन का इजहार किया है जो मीटिंग हुई है, और क्या करने की ज़रूरत है? जी देखें, दुनिया में अब ये एक जो मॉडर्न वॉर्स हैं इनको रिमोट वॉरफेयर कहते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल वॉर्स होती थी पहले के, जिसमें आर्मीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल किया जाता था, डिस्ट्रक्शन होती थी, अब जंगें डिफरेंट हो चुकी हैं। मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, इसमें डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स हैं, इसमें रिमोट हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल है। सो ये एक मसल फ्लेक्स करने का एक नया टूल मिल गया पूरी दुनिया को। ऊपर से दुनिया में यूनिपोलैरिटी से अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ रही है। एक तो ऑर्डर दुनिया का चेंज हो रहा है, तीसरा ये दुनिया नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर से नियो रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आ रही है। 3 पैमानों के ऊपर दुनिया में चेंजेस आ रही हैं। जब भी दुनिया में तब्दीली आती है, पिछले 5000 साल की आप तारीख देखें तो दुनिया में जंगें और कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होते हैं। फिर उसके बाद जब आप यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाते हैं, जब मल्टीपल एक्टर्स जो होते हैं वो इक्वेशन में आते हैं, जब मल्टीपोलैरिटी इमर्ज कर रही होती है तब भी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और जब जंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो आपकी इकोनॉमी से लेकर आपकी सोसाइटी तक हर चीज को इफेक्ट करता है। और ऐसे हालात में कौमें वही सेव रहती है जिनका इंटरनल कोहेशन जो है वो ठीक रहता है, और फिर उसके साथ साथ उनमें कैपेसिटी, विल और इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं अपने आप को डिफेंड करने के। पाकिस्तान देखें एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, जहां से अखंड भारत का बॉर्डर खत्म होता है, वहां से हाइपोथेटिकल बॉर्डर जो अखंड भारत का है जहां पे वो खत्म होता है, वहां पे हाइपोथेटिकल बॉर्डर इसराइल का वहां से शुरू होता है। और इन दोनों एक्सपेंशनिज्म के दरमियान में जियोग्राफिकली पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान की सेंसिटिविटी और पाकिस्तान को थ्रेट्स भी इस हिसाब से बहुत ज्यादा है। इस सारी सिचुएशन में जो लेसन सीखना हमें है वो से लेके अब तक, और अभी भी आपने पूरी दुनिया के अंदर देख लिया, वी हैव टू लर्न कि दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होंगे। दुनिया के अंदर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा, कि कन्वेंशनल बड़ी जंगों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटी छोटी जंगें विल बिकम अ न्यू नॉर्मल। इसमें कौम को कैसे तैयार करना है और कौम ने खुद तैयार कैसे रहना है, कौम ने अपनी सेंसिटिविटी को कैसे डिसाइड करना है, कौम में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से और उससे हट के जो रियलिस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर कैसे आना है, और पाकिस्तान ने इस सिचुएशन में अपने आप को नेविगेट करना है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़े चैलेंजेस है जो आप कह रहे हैं अहमद, और इसका एहसास भी है, मगर इसको करना कैसे है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से टूटा है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान और उनसे हम बात करेंगे। जन साहब, अब बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मुआशी एतबार से, माशरती एतबार से, सियासी एतबार से। आपको क्या लगता है कि ये इस जंग से पाकिस्तान को क्या सीखा है पाकिस्तान ने या सीख सकता है? और हमारे पास जो हमारी नौइयत है बिल्कुल मुख्तलिफ है दुनिया से, लेकिन फिर भी हमने कुछ लर्न किया है इससे? जी देखिए, पाकिस्तान तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ख़ासतौर पे ये जिस तरह भी अहमद भी फरमा रहे थे, हिंदू ज़ायनिज़म और जूइश ज़ायनिज़म का जो गठजोड़, पाकिस्तान एक इसी तरह के भारत का सामना कर रहा है। और एवरी पासिंग डे हम तो लेसन लर्न कर रहे हैं जी, और उसको जिस तरफ आप भी बार बार और हमने इंडिया को लेसन सिखाया भी है। जी बिल्कुल। देखिए, उसका हिंदुत्व बेस्ड एक स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ही अब एक चाणक्य और उसके ऊपर उसकी वो जो उनकी जो मेडाला थ्योरी है ना जी, वो भी हमारे सामने आ गई है। और उसी के है कि जी योर नेबर इज योर एनिमी एंड नेबर ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। तो अब वो उसकी एप्लीकेशन हो रही है विद दिस माइंडसेट।
तो जिस तरीके से एक जूइश ज़ायनिज़्म के माइंडसेट का पूरा मिडल ईस्ट विक्टिम हो रहा है अपने उनके एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन, तो इधर अखंड भारत का हर्डल हम है, वहां ईरान उनको हर्डल लगता था, यहाँ इनको हम हर्डल लग रहे हैं। और अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे। और मुझे भारत का जो फ्यूचर के 15-20 साल तो मुझे ये क़यादत या इस तरह का ये माइंडसेट कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा जी। अभी उन्होंने अपनी फौज को भी मिलिटेंट विंग में कन्वर्ट कर लिया, उनका जो स्पिन मास्टर्स हैं मीडिया, वो उसको तो मीडिया कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, तो वो जिस तरीके से चले गए, दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथन अपने आप को करना होगा जी। नंबर 1 मिलिटरली अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना होगा, और जब तक आप क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेज अपने जनरेट खुद सेल्फ रिलायंट होकर नहीं करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अंडर क्वेश्चन रहेगी, तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। अवाम आपके साथ खड़ी हो जाती है और अवाम कल भी खड़ी हो जाएगी। जो डिफाइंस है हमारी हुसैनियत है, वो अगर वहां पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे उससे भी ज्यादा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो हो जाती है। लेकिन हमने जो पीस विद इकोनॉमिक अपनी स्ट्रेंथ, ये चैलेंज हमारा होना चाहिए। इस वक्त हमें सब कुछ छोड़ के, हम उस दिन बात कर रहे थे कि हम जितने ये डेवलपमेंटल फंड्स हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स है हमारी, मैं उस पर ज्यादा पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहता, उनको कुछ अरसे के लिए हमें अभी देखना होगा कि यार हमारी जो कमियां हैं उनकी तरफ डाइवर्ट किया जाए। अच्छा, उसमें जो आप कभी बात कर रहे हैं जावेद साहब, कुछ अच्छाइयाँ अच्छी बातें भी हुई हैं। मसलन कराची पोर्ट के ऊपर एकदम से बिजनेस जो है वो बढ़ गया है, इतने यानी पूरे साल का जो पाकिस्तान कमाता था वहाँ से वो 1 महीने में पाकिस्तान ने वहाँ पे कमाया है, तो वो पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो सकता है? जी बिल्कुल, जो ब्लू इकोनॉमी है वो मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत अहम सतून है और साबित हो सकता है, और उसमें बहुत आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी आप देखें कि शिपिंग क्या चाहती है कि आप इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स के पास हों। हम अपना हुरमस के दहाने इस पे गवादर मौजूद है, और दूसरी तरफ मशरकी साइड से जो आती है वहाँ पे कराची की हमारी एक डीप वाटर पोर्ट मौजूद है, तो ज्योग्राफी हमारे साथ है। दूसरा चाहती है कि एफिशिएंसी हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, वो हमारी इस्तेलाहात अभी शुरू हो रही हैं। बट तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये था, क्योंकि हमने अभी इन चीज़ों में थोड़ा सा पीछे थे, तो जबल अली की जो पोर्ट है बंदरगाह, उन्होंने कैपिटलाइज किया हुआ है इसको ऑलरेडी, मगर अब वॉर के रिस्क की वजह से वो पोर्ट्स आउट ऑफ एक्शन हो गई हैं। तो अब दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी पोर्ट्स की तरफ देख रही है, तो इसको हमने बड़ी क्विक अभी हमने रूल्स में चेंज ला के कैपेसिटी क्रिएट की है, ज़्यादातर कंटेनर्स के लिए जगह बनाई है, ऑफ डॉक की परमिशन, यानी पोर्ट से बाहर एक ऐसा एरिया कि जिसमें FBR और कस्टम्स की वो पाबंदियां जो हैं, जो निगरानी है वो रख करके हमने कैपेसिटी क्रिएट की है, और उसका रिजल्ट भी आया है। अभी तकरीबन जैसे आपने खुद कहा कि जितनी ट्रांसशिपमेंट 1 साल में हुई थी वो 1 महीने में हो गई है, और ये तकरीबन 14 से 15 गुना जो है इस साल के आखिर तक ये चीज़ बढ़ जाएगी। नाउ ट्रेड फॉलोज फ्लैग, कि जिसका फ्लैग स्ट्रॉन्ग है, जिसकी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ताकत स्ट्रांग है, तो ट्रेड उधर आएगा। और पाकिस्तान का परचम पाकिस्तान है, नाम है एतमाद का इस वक्त। यूसुफ साहब 20 जहाज जो है वो भी निकाले हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अभी प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कहा है यूसुफ साहब के हम अशाए खुर्दनोश की मंडी जो है वो उस तक जा सकते हैं, अपनी बरामदात को बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान ने तेहरान के साथ भी उनको भी ईज डाउन किया है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए निकल सकती हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन एक बात, वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे। पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वही डेवलप करना पड़ता है, जैसा कि रेलवेज, जैसा कि स्टोरेज कैपेसिटी, और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर होते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल फुजारा में किया गया है। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म चीज होती है। या टेम्पररी शिपमेंट में, ट्रिपमेंट्स में जो आपकी जो फीस होती है या इनकम होती है उसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज बनाना चाहते हैं तो हमें बड़े मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जिसके लिए फिलहाल हमारे पास सरमाया नहीं है। एक चीज ने हमें बड़ा फायदा पहुंचाया है, 4-5 साल पहले सोलर एनर्जी पाकिस्तान में जो पैदावार है उसका तकरीबन 4% थी, आज ये तकरीबन 25% हो चुकी है। लेकिन इसका क्रेडिट किसी हुकूमती पॉलिसी को नहीं है। जब आवाम को यह मौका दिया गया थ्रू टैक्स ब्रेक्स, थ्रू ड्यूटी ब्रेक्स, के वो सोलर पैनल्स लगाएं, उन्होंने लगाया और उसका फायदा हुआ, और उसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अगर इस वक्त हमें ये सोलर एनर्जी हमारे पास नहीं होती तो हम बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार हो सकते थे। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप पूछना चाहेंगी कि हमें क्या करना चाहिए, एक सबसे बड़ी बात जो हमें करनी चाहिए वो ये कि सोलर एनर्जी पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अहमद, योर लास्ट कमेंट, फिर उसके बाद मैं वाइंड अप करूं।
जी, मैं यही अर्ज करूंगा कि दुनिया में जो दुनिया जियो इकोनॉमिक्स पहले अभी पिछले आप 25-30 साल से ये जुमला सुनती रही होंगी कि जियो इकोनॉमी जो है जियो स्ट्रेटजी के ऊपर जो है तकवीयत ही ले रही है या प्रायोरिटी ले रही है, लेकिन अब दुनिया वापस अपनी हकीकत की तरफ आ गई है और जियो स्ट्रेटजी ही डिसाइड करेगी कि जियो इकोनॉमिकली कौन सा मुल्क कहाँ पे खड़ा है। जहां तक पाकिस्तान की बात है और बात ये हो रही है कि एक टफ डिसीजन या करेजियस डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को, तो आई एम वेरी होपफुल कि हमारी जो लीडरशिप है वो करेजियस डिसीजंस लेगी, क्योंकि इस पिछले कोई तकरीबन 50-60 साल में जो सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था वो ये था कि भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया 5-6 शहरों के ऊपर और उसके जवाब में ये कहना कि हम उनकी 26 लोकेशंस को हिट करेंगे, ये तारीख का सबसे मुश्किल और टफ डिसीजन था जो करेजियसली इस लीडरशिप ने लिया है। तो अगर वो बेंचमार्क है तो आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले दौर की जरूरियात के लिहाज से ये लीडरशिप करेजियस डिसीजंस लाजमी लेगी। बहुत बहुत सही कहा, बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच। अच्छे फैसले करने हैं, मजबूत फैसले करने हैं, साथ साथ रियलिटी चेक भी रखना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कितना आगे जाना है। और ये कौम के फैसले हैं, अब तक बहुत अच्छे फैसले हुए हैं, मगर मज़ीद जो एक यकजहती और इत्तेहाद है उसको पैदा करने की बहरहाल ज़रूरत है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।